अध्याय 1461 उरुक 2। उरुक। इसका नाम पहले ही कई बार कहा जा चुका है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। उरुक एक ड्रैगनेस्क राक्षस था, लेकिन केवल इस अर्थ में कि स्वर्गीय दुनिया से वास्तव में कुछ भी नहीं था जिसकी तुलना उससे की जा सके। इसका शरीर ड्रैगन जितना बड़ा था, जो आसानी से कई दसियों किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके पूरे शरीर पर ऐसे तराजू थे जिन्हें सबसे मजबूत हथियार भी छेद नहीं सकते थे, और इसकी सरीसृप थूथन अपने पीड़ितों पर आग के तूफान बरसाने के लिए एकदम सही थी। जानवर के पंख नहीं थे। इसका शरीर व्यवस्थित रूप से उठाने के लिए बहुत भारी था। हालांकि अपनी विशाल शारीरिक शक्ति के कारण यह व्यावहारिक रूप से उड़ने के लिए हवा में काफी ऊंची छलांग लगा सकता है। उस विशाल शारीरिक शक्ति और रूप के साथ साथ कभी कभार उपयोग की जाने वाली तात्विक क्षमताओं ने औसत शिकारी के लिए चुनौती देना असंभव बना दिया। नरक व्यापक दुनिया में भी ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इसे चुनौती देने की हिम्मत करते। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानवर था, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली नहीं था। डेमियन ने जो सुना उससे उसे लगा कि इस प्राणी की तुलना प्राइमल सॉवरेन या एज्योर ड्रैगन जैसे कुछ अधिक भयानक जानवरों से नहीं की जा सकती है। इसका वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था, और हालांकि इसकी क्षमताएं हंसने लायक नहीं थीं, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि यह उन्हें डराने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो उसने उन विचारों को बरकरार रखा, लेकिन वह समझ गया कि अफवाहें कहां से आईं। वह चीज सचमुच एक जानवर है। यह बदसूरत था और इसमें मानवता की कोई झलक नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं था कि अधिक मानवीय जानवरों ने सुरक्षा की भावना को उकसाया। यह प्राणी की आंखों में एक नजर डालने जैसा था। यहां तक कि ड्रैगन की आंखें भी बुद्धिमत्ता से भरी होती थीं। उनसे डरने और उनका आदर करने का एक कारण था, चाहे उनमें भावना हो या नहीं। उरुक का चेहरा बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म जैसा था, और उसकी आंखें गहरी और निष्प्राण थीं। यह केवल रक्त और क्षेत्र के लिए जीता था, जिसकी पूजा केवल सबसे बर्बर लोग ही कर सकते थे। यह वहां पड़ा हुआ था, कई शहरों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त बड़े साफ स्थान पर सो रहा था, जिसने अधिकांश जगह घेर ली थी। डेमियन और थालिया अभी भी लगभग 1000 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वह डेमियन की ताकत से बमुश्किल 1 इंच ही दूर था। उसने जानवर को घूरकर देखा, उससे कुछ भी अंदाजा लगाने की कोशिश की। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, इसे पहले से करना आसान है। इस दूरी पर थालिया सुरक्षित रहेगी। डेमियन उरुक की ताकतों को जानता था, और उसकी कमजोरियों का पता लगाना उस पर निर्भर था। क्या सचमुच उसे इंतजार करने की जरूरत थी? मैं उलझा रहा हूं। उसने उन शब्दों को थालिया के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब तक उसने उन्हें दर्ज किया, वह पहले ही जा चुका था। सबसे पहले आइए उन पैमानों का परीक्षण करें। वो डेमियन चमक गया। वह बमुश्किल टेलीपोर्ट कर सकता था क्योंकि उसने केवल इस दुनिया के स्थानिक कानूनों की सतह को ही पार किया था, लेकिन उसकी गति इस कार्य की नकल करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। उसने अपनी मुट्ठी पीछे खींची, उसे बैराख में ढक दिया, और उसे उरुक की थूथन पर आगे की ओर पटक दिया। यह काफी जोरदार आंदोलन था। स्वाभाविक रूप से संवेदनशील जानवर उसकी उपस्थिति से तुरंत चिंतित हो गया। उसकी आंखें खुल गईं, और सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह यह थी कि उसे अपनी खोपड़ी में हल्का दर्द महसूस हुआ। बैराख बाहर की ओर फूटा, जिससे डेमियन और उरुक के चारों ओर काले बादलों की बाढ़ आ गई। डेमियन के प्रहार के प्रभाव बल ने जानवर के सिर को जमीन पर पटक दिया, लेकिन वह तेजी से ठीक हो गया, बिना किसी समस्या के प्रभाव को लगभग पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित कर लिया। रुआ
इसने एक हिंसक गर्जना छोड़ी और अपने हमलावर को चारों ओर से घेर लिया। आसपास के क्षेत्र में उसकी झलक का भी पता लगाए बिना उरुक ने बेतहाशा हमला कर दिया। इसने अपने शरीर को एक वृत्त में घुमाया, अपनी मोटी पूंछ का उपयोग करके अपने दायरे में आने वाली हर चीज को पटक दिया। बूम 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 बूम। कांच जैसे पेड़ टूट गए और फट गए, जिससे छर्रे हवा में उड़ गए। अनगिनत जानवरों को घर के बिना छोड़ दिया गया था और वे तेजी से भाग रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर किसने फैसला किया कि उरुक को भड़काना एक अच्छा विचार था। और डेमियन हवा में खड़ा था, उसके विस्फोट से पूरी तरह अप्रभावित। वे पैमाने कोई मजाक नहीं हैं। इस तरह के बचाव के साथ अगर मैं कोई नुकसान करना चाहता हूं तो शायद मुझे विनाश कानूनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से उसकी उन तक पहुंच नहीं थी। तो जब तक वह मर न जाए तब तक आंख मूंदकर हमला करना कोई विकल्प नहीं है। यह शर्म की बात थी, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि इसका परिणाम यही होगा। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेमियन का शस्त्रागार अभी काफी सीमित था। वह बराक का उपयोग उतनी ही कुशलता से कर सकता था जितनी कुशलता से वह मन का उपयोग कर सकता था, और इसके लिए उसकी क्षमता लगभग असीमित थी। हालांकि जब कानूनों की बात आई तब भी वह काफी कमजोर थे। उन्हें समझने में उसने जो प्रगति की थी वह पिछले वर्ष में काफी दयनीय थी, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि उसने सक्रिय रूप से उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। वह अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से कानूनों के अनुकूल होने दे रहा था, इसलिए वे उसके पास आए। इस तरह वह उनसे उनके शुद्धतम रूपों में मिलेंगे, जिससे उन्हें वैकल्पिक ब्रह्मांड पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने यह निर्णय अपने दीर्घकालिक लाभ के लिए लिया, लेकिन अल्पावधि में यह काफी असुविधाजनक था। किसी भी मायने में उरुक को वास्तव में मारने से पहले डेमियन को ढेर सारे प्रयोग करने थे, लेकिन चूंकि वह खुद काफी मजबूत नमूना था, इसलिए उरुक उसे मारने में सक्षम नहीं था। कम से कम डेमियन ने अब तक जो देखा और सुना था उसके आधार पर उसकी यही धारणा थी। यह देखने के लिए कि क्या यह सच है, वह बस कार्रवाई कर सकता था। डेमियन युद्ध में वापस आ गया। उरुक इस समय जमीन पर एक दुश्मन की तलाश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह उड़ सकता है, जो उसका फायदा था। वह इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था और जानवर को आकाश में भी उसका सामना करने देना नहीं चाहता था, इसलिए उसके हमला करने से पहले डेमियन सतह के स्तर पर लौट आया और वह उन्मत्त हो गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, व्यावहारिक रूप से उरुक के साथ हाथ से मुकाबला किया। जहां थालिया था, उसे छोड़कर हर दिशा में कई 100 किलोमीटर के दायरे में जंगल में विस्फोट होने लगे। डेमियन ने कहा कि वह जानवर के साथ शारीरिक युद्ध का विकल्प नहीं चुन रहा था, लेकिन जब वह उसकी क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था तब भी यह सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए उसने भी जानवर की तरह हमला कर दिया। उस दृश्य का वर्णन करना कठिन था। खैर, यह वास्तव में नहीं था, लेकिन थालिया के नजरिए से यह दृश्य सबसे असंभव चीज थी जो उसने कभी देखी थी। एक इंसान और एक विशाल जानवर कुश्ती कर रहे थे, एक दूसरे को जमीन पर गिरा रहे थे और अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के शरीर पर वार कर रहे थे। और वह मानव परिश्रम का कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था, क्योंकि वह उरुक से लगातार प्रहार कर रहा था। यह असली लड़ाई है। थालिया की आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थीं, व्यावहारिक रूप से उसके सिर से बाहर निकल रही थीं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह नहीं जानती थी कि किसी इंसान में ऐसी शक्ति हो सकती है। उसे अचानक डेमियन का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा, और कुछ ही मिनटों में इस लड़ाई को देखने का उनका तर्क पूरी तरह से बदल गया।
भले ही डेमियन को चोट लगी हो, उसने नहीं सोचा कि वह उसकी मदद कर सकती है। अब उसे समझ में आया कि जब वह आत्मविश्वास से आई और दावा किया कि वह उसे बचा लेगी तो वह उस पर क्यों हंस रहा था। लेकिन उसके पास अभी भी यहाँ आने का हर कारण था। उसकी अंतरात्मा उस पर चिल्ला उठी। किसी को इस क्षण का गवाह बनने की जरूरत थी। वह क्षण जब मानवता ने जंगलीपन पर विजय पाली। यह वह स्थान था जहां जनजाति अपने अस्तित्व की पूरी अवधि तक पहुंचने के लिए तरसती रही थी, और डेमियन उन्हें वहां ले जाने वाला था। जब उसने उसे देखा तो उसे यही महसूस हुआ। अध्याय 1462 हुरुक 3। बूम! एक और विस्फोट। डेमियन को कई दसियों फीट पीछे फेंक दिया गया, लेकिन उरुक की स्थिति और भी खराब थी। विशाल जानवर को आकाश में उड़ा दिया गया, उसकी पीठ जमीन की ओर थी। वह इधर-उधर घूमता रहा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि क्या डेमियन इसकी अनुमति देने वाला था? टकराना, 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 टकराना। बैरक की लहरें आकाश में दौड़ गईं। हर बार जब उरुक चलता था तो बैंगनी काली ऊर्जा की एक लहर उसके विपरीत दिशा से टकराती थी, जिससे उसकी गति रद्द हो जाती थी। ठीक है, स्टेज 1 खत्म हो चुका है। डेमियन मुस्कुराया। उन्हें यहां पहुंचने में कुछ समय लगा था, लेकिन यह सब योजना के मुताबिक था। उरुक शक्तिशाली था। डेमियन को समझ आया कि शुरू से ही इसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। जब भी उस पर हमला हो सकता था, वह उस पर एक टैंक की तरह हमला करता था, और उसने जो तेज सांस छोड़ी वह आसपास के जंगल को पिघले नरक के दृश्य में बदलने के लिए पर्याप्त थी। इसके बारे में कहा गया था कि इसमें अम्लीय सांस के हमले का भी उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि थालिया आसपास के क्षेत्र में बचा हुआ एकमात्र जीवित प्राणी था। बाकी सब कुछ या तो संपार्श्विक क्षति के रूप में नष्ट हो गया था या भाग गया था। डेमियन ने हमेशा की तरह अपनी लड़ाई की शुरुआत शारीरिक टकराव से की। इसके माध्यम से उन्होंने जाना कि उरुक के तराजू कितने घने थे। उसके बाद उसने इसे उकसाना जारी रखा ताकि वह इसके हमले के पैटर्न और कमजोरियों को जान सके। कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद डेमियन को वह जानकारी मिल गई जो वह चाहता था। उरुक जितना भारी था उतना ही मजबूत भी। यह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इसके बड़े व्यापक हमले दुश्मनों पर प्रतिक्रिया करने से पहले ही पहुंच गए। हालांकि डेमियन इसके विरुद्ध अपनी सुस्ती का उपयोग अपेक्षाकृत आसानी से करने में सक्षम था। खासकर जब इसे जानवर के साथ जोड़ दिया गया तो उसकी दृष्टि की सीमित सीमा का भी फायदा उठाया गया। अधिकांश शिकारियों की तरह ही उरुक की आंखें भी आगे की ओर थीं, लेकिन उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह उन लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता था जो उसे मिले थे। इसमें बड़े बड़े ब्लाइंड स्पॉट थे जो जैसे जैसे इसके शरीर के करीब आते गए और बड़े होते गए। उन अंधे स्थानों से डेमियन आसानी से कोई भी हमला कर सकता था जो वह चाहता था। समस्या अपने बचाव में वापस आ गई। आखिरकार यह जानवर सहस्राब्दियों की लड़ाई के माध्यम से विकसित हुआ था। इस तरह की कमजोरी को बहुत पहले ही ढक दिया गया था, विशेष रूप से तराजू की घनी छतरी के साथ जिसे डेमियन अभी भी भेद नहीं सका। इसलिए उसने जानवर को हवा में रख दिया। मुझे लगता है यही तरीका होगा। ऐसा लग सकता है कि डेमियन ने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन वह वास्तव में अपने प्रयोग से कहीं न कहीं पहुंच गया। इतनी सारी संभावनाओं को खारिज करने के बाद उसके पास जानवर को मारने का वास्तव में केवल एक ही रास्ता बचा था। चमक! वह आकाश की ओर चमका और अपना पैर उरुक के पेट पर पटक दिया। जानवर इतनी तेज रफ्तार से जमीन पर गिर पड़ा कि किसी भी अन्य प्राणी को खूनी धुंध में बदल सकता था।
बूम। उरुक में संवेदनशीलता नहीं थी, लेकिन वह औसत जानवर से अधिक चतुर था। यह समझ गया कि डेमियन एक दुश्मन था जिसे इसे गंभीरता से लेना था, और यह समझ गया कि वह इसकी कमजोरियों की तलाश कर रहा था। हालांकि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसने क्या पाया, यह मानते हुए कि हर दूसरे चुनौती देने वाले की तरह डेमियन अपने तराजू की रक्षात्मक शक्ति से स्तब्ध था। उस आश्वासन के साथ उसने पलटवार करने के लिए सही समय का इंतजार किया, और यही वह था जो इसे मिला। उरुक कभी कभी धीमा और कभी कभी तेज हो सकता है। इसकी संचलन क्षमता की सीमाओं को समझना वास्तव में कठिन था। यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। जब तक उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को घेरने का मौका नहीं मिलता, उरुक कभी भी अपनी असली ताकत नहीं दिखाएगा। यही कारण है कि जैसा कि डेमियन ने चौड़ी आंखों से देखा, उरुक अपने 2 सेकंड के फ्री फॉल के दौरान खुद को पलटने और अपने पैरों पर उतरने में कामयाब रहा। रुआ। यह सिर्फ दहाड़ नहीं थी। उरुक ने आकाश में डेमियन की स्थिति को सटीक रूप से इंगित किया, और अपने जबड़े को खोलकर उसने एसिड और आग की लपटों का मिश्रण उगल दिया जिसने आकाश को ढक दिया। हमले में डेमियन पकड़ा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस दिशा में गया, वह तब तक बच नहीं पाएगा जब तक उसका शरीर इतना क्षतिग्रस्त न हो जाए कि वह हिल न सके। उरुक का एसिड अधिकांश धातुओं को पिघला सकता है और मक्खन जैसे कार्बनिक पदार्थों में जा सकता है। इसकी गति की तरह इसका एसिड हमला अंतिम क्षण तक बचा हुआ था। इसका मतलब था कि उरुक को भरोसा था कि डेमियन यहीं मर जाएगा। दुर्भाग्य से डेमियन आधा अमर था। वहां है। डेमियन ने इसे पहली बार देखा जब जानवर ने अपने सांस के हमले का इस्तेमाल किया, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उरुक एक ऐसे जानवर की तरह लग रहा था जो अपराध को प्राथमिकता देता था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। यह अंतर्निहित शक्ति के साथ पैदा हुआ था, और यही आक्रामक रूप से किए गए हर काम का आधार था। अपने जीवन के माध्यम से उरुक का विकास रक्षा को भी अपराध के रूप में उपयोग करना था। अपनी सभी कमजोरियों से छुटकारा पाकर यह किसी के लिए भी अपराजेय शत्रु बन सकता है। उस रणनीति ने इसे आज उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां यह था। आमतौर पर जिन जानवरों के बाहरी हिस्से को सघन रूप से संरक्षित किया जाता था, उनके लिए समाधान उनके छिद्रों के माध्यम से उनके अंदरूनी हिस्सों पर हमला करना था। उरुक को पता था कि उसका मुंह उसके दुश्मनों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य होगा, खासकर जब वह आग की लपटें निकाल रहा था। इसलिए उसने ऐसा विकसित किया कि जब वह ऐसा करेगा तो उसका गला बंद हो जाएगा। इसके मुंह के अंदरूनी हिस्से को भी मजबूत किया गया था ताकि इसकी जीभ और नाक और अन्य अंगों से जुड़े क्षेत्रों को छेदा न जा सके। इस तरह अपने सबसे कमजोर क्षण में यह वास्तव में बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। डेमियन जब उरुक से लड़ रहा था तो वह उसकी सहज बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन दिन के अंत में वह अभी भी वृत्ति द्वारा शासित एक जानवर था। यदि कोई सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान दे तो उसे शोषण करने के लिए अनगिनत दरारें मिलेंगी। डेमियन को जो मिला वह उसके मुंह से संबंधित था। पहले मुझे पीछे हटने दीजिए, क्योंकि वह दूर बैठी एक महिला को देख सकता था जिसकी त्वचा आमतौर पर गहरे भूरे रंग की थी। उसका चेहरा हल्का सफेद था। अगर उसने यह नहीं दिखाया कि वह ठीक है तो उसे निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ेगा। इसके अलावा मुझे एक बेहतर कोण की आवश्यकता है। डेमियन को एसिड क्लाउड से बाहर धकेल दिया गया। बर्रख उसके हाथों और पैरों में इकट्ठा हो गया। टकराना, 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 टकराना। बैंगनी काली ऊर्जा वातावरण में फैल गई और उरुक के शरीर में हर तरफ से टकराने लगी।
जैसे ही उरुक ने उन्हें अपने तराजू से टैंक देने की कोशिश की, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वे सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाले थे। शिक शिक। बर्रक से बनी दो विशाल सुइयों ने जानवर की आंखों को छेद दिया, जिससे वह अंधा हो गया। रोए यार। हमेशा की तरह जानवर की प्रवृत्ति अपने चारों ओर सब कुछ साफ करने की थी। यदि दुश्मन निकट होता तो यह इधर उधर भागता, और यदि दुश्मन पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता तो यह आसमान में आग की लपटों और तेजाब की लहरें छोड़ता, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह। एक जानवर, विशेषकर एक अहंकारी जानवर के सहज स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे। जैसे ही उरुक की लपटें शांत हुईं, 1-2 सेकंड का मौका मिला। एक पल की चिंगारी में, इससे पहले कि वह अपना मुंह बंद करती, एक दोष हो गया। दुश्मनों से अपना गला छुपाने वाली रक्षात्मक दीवार ढह गई, और डेमियन को एक विशाल जानवर को मारने की सबसे आसान विधि तक पहुंच प्रदान की गई। वाह! उसने बैरक की सुनामी बुलाई और उसे 100 फुट लंबे भाला में संघनित कर दिया। उसकी मांसपेशियां उभरी और लचीली हो गईं। उन्होंने अपने मांस में निहित ऊर्जा को बर्रख में स्थानांतरित करते हुए पूर्ण रूप धारण किया। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और छोड़ दिया, हार्पून प्रकाश की तुलना में तेज गति से उड़ गया और व्यावहारिक रूप से दर्शकों के लिए अदृश्य हो गया। बाकी इतिहास था। डेमियन के बैराक की लंबे समय तक छुपे रहने की कोई योजना नहीं थी। जैसे ही वह अपने लक्ष्य पर लगा, उसमें विस्फोट हो गया, और संसार उसकी शक्ति के भय से कांप उठा। अध्याय 1463 हुरुक 4। बर्राक या बल्कि मलक। गेहन्ना जनजाति ने इसे एक अशुद्ध ऊर्जा के रूप में देखा। उनकी जनजाति ऊर्जा के उपयोग में हमेशा अपरंपरागत रही है, क्योंकि वे यह नहीं मानते थे कि इसे उसकी प्राकृतिक अवस्था में अवशोषित करना फायदेमंद है। आत्माओं ने उन्हें ऊर्जा को शुद्ध करने की अनुमति दी, और अपनी हथियार तकनीकों के साथ वे ऊर्जा को शुद्ध बरारख में बदलने में सक्षम थे, जिसका उपयोग वे अपने अस्तित्व के अधिकांश समय के लिए करते रहे थे। इस पद्धति में कुछ भी गलत नहीं था। गेहन्ना जनजाति के पास शक्तियों के एक अनूठे समूह तक पहुंच थी जिसका उपयोग कोई और नहीं कर सकता था, और इसके साथ उनकी परिचितता ने उन्हें खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति के साथ इसका उपयोग करने की अनुमति दी। तथापि यह क्या था? थालिया अभी क्या देख रही थी? डेमियन ने बर्रख को उसके सामान्य अशुद्ध रूप में इस्तेमाल किया। गेहन्ना लोगों के चारों ओर दिखाई देने वाली सफेद आभा के विपरीत, जब उन्होंने ऊर्जा का उपयोग किया था, उनकी आभा बैंगनी और काली थी, एक भारी आभा के साथ जो सिर्फ दम घुटने से कहीं अधिक थी। उसने इसे पहले देखा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह पहले से ही ज्ञात था कि जनजाति के बाहर के लोग शुद्ध ऊर्जा का उपयोग नहीं करते थे। हालांकि डेमियन ने जिस स्तर पर इसका उपयोग किया, वह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने ऊर्जा के स्वरूप को नियंत्रित करने का प्रयास भी नहीं किया। उसने इसे अपनी इच्छानुसार बहने दिया, और बदले में ऊर्जा ने उसकी इच्छाओं को पूरा किया और वही किया जो वह चाहता था। पूरे समय जब वह उरुक से लड़ रहा था, वह उसकी ऊर्जा को हिलते हुए देखती रही। इसने उसकी गति और ताकत को बढ़ाया, इसने उसके शरीर को मजबूत किया, और जब तक डेमियन ऐसा चाहता था तब तक यह व्यावहारिक रूप से कुछ भी कर सकता था। एक राक्षस के खिलाफ जो 5वें अंग की तरह ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, उरुक क्या कर सकता है? थालिया को यह समझ में नहीं आया कि डेमियन जानवर को काट रहा था और उसकी जांच कर रहा था। उसने देखा कि वह अपने माथे पर पसीने की एक भी बूंद के बिना लड़ रहा था, और इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उरुक को बर्रख से बने एक भाला द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया था।
ऐसा लग रहा था कि इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए उसे काफी समय नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने उरुक के शरीर में प्रवेश किया, हापून का विस्तार हुआ और जानवर की पीठ से टकराया और अपनी शेष गति के साथ नीचे जमीन में जा गिरा। फिर वह बैराक फट गया, जिससे वह जानवर खून और मांस की बारिश में बदल गया। यह इतना आसान था। उरुक प्रतिरोध करने की क्षमता के बिना मर गया। इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान था कि वह शुरू से ही एक अजेय लड़ाई लड़ रहा था। थालिया के लिए यह एक परीक्षा जैसा था। वास्तव में यह केवल कक्षा का अंतर था। दिन के अंत में उरुक प्राचीन नहीं था। उरुक कोई भगवान नहीं था। और यदि यह ईश्वर नहीं था, तो इसमें डेमियन के विरुद्ध खड़े होने की पर्याप्त शक्ति भी नहीं थी। हाँ, डेमियन अपनी अधिकांश ताकत खो रहा था। इस वजह से वह भी किसी अज्ञात शत्रु के साथ युद्ध में उतरने से सावधान रहता था। हालांकि जब वह वहां पहुंचा और लड़ाई शुरू की, तो उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर कितना ताकतवर था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कमजोर था, फिर भी उसके पास इतनी ताकत थी कि ईश्वरत्व के तहत कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। डेमियन उस प्रकार का राक्षस बन गया जब उसने सच्चे अस्तित्व को समझना शुरू किया। लेकिन उसे यह कैसे पता चला? थालिया ने जो देखा वह उसकी समझ से परे एक चमत्कार था, क्योंकि वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया था। वह जानवर जिसने उसे और उसके लोगों को सदियों से आतंकित किया था, मर गया था। वह अजेय जानवर जिसने उसके माता पिता को मार डाला। यह एक ऐसी ताकत से मर गया जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। एक ऐसे आदमी से जिसे उसने भेष में राक्षस बनने की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे कैसा महसूस होना चाहिए था, वह नहीं जानती थी। उसके अंदर कई भावनाएं उमड़ रही थीं। डर, राहत, सम्मान, साजिश, सावधानी और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तेजना। हो सकता है कि किसी बाहरी पर्यवेक्षक को इसका कोई मतलब न हो। डेमियन निश्चित रूप से इसे नहीं समझ पाएगा, लेकिन थालिया के लिए यह जीवन बदलने वाला क्षण था। आने वाले दिनों में उसके पास अनेकों में से एक होगा। डेमियन ने डायमेंशनल क्रैक के माध्यम से जिस क्षेत्र में प्रवेश किया वह सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि पवित्र जंगल उक्त क्षेत्र का एकमात्र अज्ञात हिस्सा था। वहां भूल भुलिया रखे जाने का एक कारण था। जंगल के बाहर, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से भी अधिक दूरी तक फैला हुआ था, कई शहरों, कस्बों और महानगरों का एक पूरा परस्पर समाज था। और हर दूसरे समाज की तरह इसका भी अपना शासक अधिकार था। क्षेत्र के भीतर कहीं उस शासक प्राधिकरण के सदस्य आगे बढ़ रहे थे। एक छाया घास के मैदान के बीच में एक बड़ी हवेली के पास पहुंची। गायब होने से पहले वह घास से टकराया और दूसरी मंजिल पर एक अध्ययन कक्ष में फिर से प्रकट हो गया। रिपोर्टिंग। छाया ने तुरंत घुटने टेक दिए और सामने डेस्क पर बैठे व्यक्ति को अपनी उपस्थिति बताई। बोलना। उस आदमी की आवाज गहरी और चिंतापूर्ण थी, जिसमें कुछ घिनौनी बात का संकेत था। छाया ने अपना सिर और अधिक झुका लिया और वह रिपोर्ट लिख दी जो वह बनाने आया था। उसके मन में एक ही विचार था कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दूं। यूसेलियन जंगल की सीमा पर हमारी सेना द्वारा आत्मा क्षेत्र के निशान दर्ज किए गए हैं। उस आदमी की आंखें छाया की ओर चमक गईं। यह स्पष्ट था कि उनकी रुचि जगी थी। आत्मा क्षेत्र आप कहते हैं? इस बातचीत के लंबा खींचने की आशंका से छाया का शरीर कांप उठा, लेकिन उसे इसकी परवाह किए बिना बोलना ही पड़ा। जंगल के प्रति काउंट के जुनून के बारे में हर कोई जानता था। हाँ सर, स्पिरिट रियलम अगले 2 सप्ताह के भीतर खुल जाना चाहिए।
अनुसंधान प्रभाग के निष्कर्षों के अनुसार क्राउन को उसी स्थान पर रखा जाना चाहिए। काउंट की आंखें सिकुड़ गईं। छुट्टी। छाया ने तुरंत खुद को प्रणाम किया और गायब हो गई। उस भयानक प्राणी के आसपास से निकलकर बहुत खुश हुई। चूहे को भागते हुए देखकर काउंट को थोड़ा मनोरंजन महसूस हुआ। काहिरा, क्या तुम वहां हो? मैं यहाँ हूँ, मिलॉर्ड। कमरे में एक और व्यक्ति दिखाई दिया, एक बूढ़ा बटलर जो कई वर्षों से काउंट की सेवा कर रहा था। एक टीम तैयार करो, हम यूसिलियन जंगल जाएंगे। समझ गया, मिलॉर्ड। हम भोर होते ही निकल पड़े। समझ गया, मिलॉर्ड। अच्छे से। यह जानते हुए कि यह उसके जाने का इशारा है, बटलर झुका और बाहर निकल गया, हालांकि छाया के समान डर के बिना। अपने अध्ययन में अकेला छोड़ दिया गया, काउंट लगभग खुद को रोक नहीं सका। अंत में मुकुट एक ऐसी वस्तु जिसका पता लगाने के लिए वह 10 लाख से अधिक वर्षों से प्रयास कर रहा था। इसके अस्तित्व का एक निशान आखिरकार उसके पास आ गया। कोई नहीं जानता था कि ताज क्या है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके लोगों को लगा कि जंगल में छुपे रहस्यों के कारण वह जंगल के प्रति आसक्त है, और कुछ हद तक वे सही थे। हालांकि जंगल के प्रति उनके जुनून का कारण एक ऐसी कहानी थी जो कई वर्षों पहले की है, जब उनकी युवावस्था में उनकी मुलाकात हुई थी। उसे उस दिन सुनी हुई बातें याद आ गईं। जब तक मेरे पास ताज है, वह अजेय हो जाएगा। जब तक मेरे पास ताज है, वह अपने भगवान को मार सकता है। रात चुपचाप बीत गई, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। और जब लाल सूरज क्षितिज पर आया तो काउंट की पार्टी निकल पड़ी। संत कभी गलत नहीं थे। जंगल में अराजकता फैल रही थी। एक ही सवाल था, क्या जंगल बच पाएगा? अध्याय 1464 गेहन्ना 1। जंगल के बाहर की घटनाएं जंगल में अपना रास्ता नहीं बना सकीं। गेहन्ना जनजाति के लिए बाहरी दुनिया के साथ संवाद करना असंभव था, खासकर इस बात से नहीं कि वे जंगल में कितने गहरे रहते थे। वे पूरी तरह से एकांत में अपना जीवन जारी रखते रहे। इस समय व्यावहारिक रूप से पूरी जनजाति एक अकेले आदमी के लौटने का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। दोपहर के करीब जब धरती हिलने लगी तो उनकी चिंता और भी बढ़ गई। शायद किसी को एहसास नहीं हुआ कि डेमियन के जाने तक वे उसके कितने करीब आ गए थे। और जब से थालिया उसके साथ गई, उनकी चिंता और भी बढ़ गई। बेशक संत को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। उसके उत्तराधिकारी के उरुक से लड़ने के लिए जाने के बावजूद उसने तनाव का कोई संकेत नहीं दिखाया, और यही एकमात्र कारण था कि गांव के बाकी लोग इस समय घबराए हुए नहीं थे। संत की स्थिति बहुत बड़ी थी, व्यावहारिक रूप से अदम्य थी। ग्रामीण किसी पंथ के सदस्य नहीं थे, इसलिए निश्चित रूप से उनके अपने व्यक्तिगत विचार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संत को अपने उदाहरण के रूप में उपयोग करके खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर भी गांव इस समय एक ज्वालामुखी था, बस फूटने का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह विस्फोट खुशी का होगा या दुहक का, यह अभी भी उनके लिए अज्ञात था। गांव में अजीब मनोदशा ने कुछ ऐसे पात्रों को बाहर निकाला जो हाल ही में सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए अपने स्वयं के मामलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अर्थात डेरियस और तियामत। उस अजीब मनोदशा के पीछे का कारण समझने पर उनकी प्रतिक्रियाएं काफी हल्की थीं। डेमियन के निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के रूप में उन्हें संदेह नहीं था कि वह किसी छोटे जानवर को मार सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से इस बात में रुचि रखते थे कि आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा था तब से वह क्या कर रहा था। डेरियस बहुत लंबे समय से फोर्ज में काम कर रहा था।
जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, उन्होंने अपने साथियों और आकाओं का सम्मान अर्जित किया। उसका अग्नि नियंत्रण शानदार हो गया और उसकी शक्ति कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। डेरियस ने सूर्य और चंद्रमा दिव्य ज्वाला के असली मालिक की तरह दिखना शुरू कर दिया। इस वजह से, दुर्भाग्य से समय की दृष्टि से, डेरियस को पास के ज्वालामुखी में एक मिशन पर भेजा गया, जहां वह खुद को और भी बेहतर बना सकता था। वह हाल ही में लौटा है, और यह सुनकर कि वह फौज में डेमियन का शो देखने से चूक गया, वह निश्चित रूप से दुखी हुआ। लेकिन खुद से वादा करते हुए कि वह वापस लौटने पर अपने भाई से उसे कुछ कौशल सिखाने के लिए कहेगा, डेरियस प्रशिक्षण के लिए फौज में लौट आया। आखिरकार वह कला से काफी जुड़ गया था। तियामत बिल्कुल अलग नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से डेरियस की तुलना में अधिक उदासीन थी, लेकिन पिछले वर्ष गांव में जो कुछ हुआ था उसमें उसकी रुचि थी। वह उसके करीब भी नहीं थी। जैसे ही उसे गांव के लोगों ने स्वीकार कर लिया, महिलाएं यह दावा करते हुए उसे अपने साथ ले गईं कि उसके दिल और दिमाग में अशुद्ध हवा है। वे उसे झरने वाले एक छोटे से ज़ेन गार्डन में ले गए, और इस क्रूर जंगल में एक शांत वातावरण की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तियामत वह करने का विरोध कर रही थी जो वे उससे चाहते थे। इसमें से कुछ आरामदायक लग रहे थे, लेकिन अन्य उसे एक अधिक पारंपरिक महिला में बदलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वह प्रशंसक नहीं थी। हालांकि उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। इसलिए नहीं कि उसका हृदय अचानक बदल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि बगीचा उसके लिए दुनिया से जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। उसके दिल और दिमाग में तथाकथित अराजकता इस दुनिया के प्रति महसूस किए गए भ्रम के कारण हुई थी। उस उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका दुनिया को ही समझना था। वह कभी कभार ही आदिवासी महिलाओं की विभिन्न मांगों में भाग लेती थी। बाकी समय ध्यान में व्यतीत हुआ, यही कारण था कि वह आसपास नहीं थी। तियामत एक कारण से ध्यान से बाहर आए। उसे खतरा निकट आता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कुछ बदल रहा है। एक विभत्स आभा निकट आ रही थी, और तियामत को लगा कि यदि उसने एकांत नहीं छोड़ा तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। यह महज एक संयोग था कि वह इसका अनुभव करने के लिए समय पर बाहर आ गई। वह क्षण जब डेमियन और थालिया गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन पर एक भी खरोंच नहीं आई। जैसे ही उन्होंने आदिवासियों की मूक निगाहों के बीच गांव में कदम रखा, डेमियन मुस्कुराया और अपना हाथ हवा में लहराया। गड़गड़ाहट। पहले तो यह स्पष्ट नहीं था कि जमीन पर क्या गिरा है। मांस के टुकड़ों के ढेर में, जो पकाने के लिए तैयार लग रहा था, एक विशाल सिर का आधा हिस्सा दबा हुआ था। उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। उरुक। गांव के ऊपर अपने स्थान से संत ने बात की, उसके शब्द हर कोने में गूंज रहे थे। गिर गया है। वह आखिरी चुप्पी थी जिसे आदिवासी लोग कई दिनों तक अनुभव करेंगे। वे जयकारे लगाने लगे। डेमियन को तुरंत भीड़ ने घेर लिया और उठा लिया। इससे पहले कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, उसे गांव में घुमाया जा रहा था। लोग ढोल बजाने लगे, जिससे गांव में संगीत का माहौल बन गया। यह उत्सव का समय था। जैसे ही रात हुई, उरुक का मांस पूरी तरह पक गया। जैसा कि सीधे थालिया के मुंह से सुना गया, अभिनेता और नर्तक डेमियन की वीरतापूर्ण उपलब्धि पर प्रदर्शन देने के लिए बाहर आए। हर कोई बिना किसी सीमा के खाने पीने और मनोरंजन में लगा रहा। कार्यक्रम के मुख्य पात्र के रूप में डेमियन को सीधे बीच में बैठाया गया और उसे एक राजा जैसा व्यवहार दिया गया। थालिया कहीं नहीं मिली, लेकिन वह पहली बार में इस तरह के आयोजनों में शामिल होने वाली नहीं थी। और जबकि डेमियन ने माहौल का पूरा आनंद लिया और जिस तरह से जनजाति ने उसे अपने में से एक माना, उसकी सराहना की, वह भी विशेष रूप से पार्टियों का प्रशंसक नहीं था।
वह आधी रात से कुछ देर पहले तक गांव वालों के साथ रहा। जब उसे शराब मिलने लगी और जब उसने मौका देखा तो वह वहां से खिसक गया। वह गहरे जंगल में चला गया। उरुक मर चुका था और चूंकि उसने उसे मार डाला था, आसपास के जानवर उसे इस क्षेत्र का शासक मानते थे। ऐसे में उन्हें उस पर हमला करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। यह रात का नजारा शांतिपूर्ण था। यह दुनिया स्वर्गीय दुनिया की तरह नहीं थी जिसके सितारे कृत्रिम थे। वहां से बाहर इस क्षेत्र को घेरने वाली बाधा से परे सितारों का एक समुद्र था जो डेमियन के लिए पूरी तरह से विदेशी था। मुझे इसे देखना है। यहाँ तक कि अस्तित्व के अपने पथ या विदेशी नस्लों के साथ युद्ध की उपेक्षा करते हुए भी वह वास्तव में वहां जाना और सितारों के समुद्र का पता लगाना चाहता था। वह एक ऐसी इच्छा थी जिसे वह कभी नहीं खोएगा, चाहे वह कितना भी बूढ़ा या शक्तिशाली क्यों न हो जाए। उसे वह दिन याद आ गया। यह उनके जीवन की पहली सचेतन स्मृति थी। यह वह क्षण था जब वह शैशवावस्था के प्रलाप से जागा। तारे आकाश को सजाते हुए एक सुंदर पच्चीकारी बनाते हैं जिसे कोई भी कलाकार कभी भी दोहराने की उम्मीद नहीं कर सकता है। एक आदमी के रूप में उसने उस दिन देखे गए सितारों पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी। वह अब एक नए आकाश, एक नए क्षितिज की ओर देख रहा था। फिर भी उसके लिए आकाश में चित्रित उस अद्भुत पच्चीकारी से अधिक शांति देने वाली कोई चीज कभी नहीं होगी। डेमियन ने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा का पूरा आनंद लेते हुए एक गहरी सांस ली। जल्द ही कुछ अच्छा होगा। गेहन्ना बस कुछ ही दिनों में खुल जाएगा। वह उन दिनों को इसी तरह शांति से बिताना चाहता था। हालांकि वह उठकर बैठ गया और पीछे से आ रहे व्यक्ति का स्वागत करने की तैयारी करने लगा। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि इस बार क्या होगा। अध्याय 1465 गेहन्ना 2। केवल एक ही व्यक्ति था जो ऐसे समय में डेमियन से मिलने आता था, और वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे ढूंढ सकता था। पीछे से डरते डरते आ रहा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से थालिया था। उसने पहले जंगल में जो देखा था उसे संसाधित करने के लिए उसे कुछ समय लगा था। इसी कारण से जब से उसने उरुक को मार डाला तब से वह पार्टी में शामिल नहीं हुई या डेमियन से बात भी नहीं की। उनकी वापसी एक मौन थी, और जब उन्होंने आदिवासियों से युद्ध के बारे में पूछा तो उन्होंने उनका मनोरंजन किया, लेकिन वास्तव में उन्हें अपने दिमाग में लापरवाही से घूम रहे सभी विचारों पर विचार करने की जरूरत थी। अंत में उसने पाया कि उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह स्रोत तक नहीं जाती। डेमियन को ढूंढने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जंगल में कई खूबसूरत जगहें थीं, लेकिन जब भी डेमियन कुछ समय अकेले बिताना चाहता था तो वह हमेशा तारों को देखने के लिए उसी जगह पर जाता था। आमतौर पर जब वह यहाँ होता था तो थालिया उसे परेशान नहीं करती थी। उसके पास जंगल के अंदर एक सुरक्षित स्थान भी था जिसका उपयोग वह दुनिया से दूर जाने के लिए करती थी, इसलिए वह समझती थी कि मौन और अलगाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आज एक विशेष मामला था, क्योंकि वह जो पूछना चाहती थी उसे पूछने के लिए यहाँ से बेहतर कोई जगह नहीं थी। N0V3 LTR 0V9V3 LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। डेमियन उसकी उपस्थिति की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि उसने कुछ सेकंड पहले ही इसका खुलासा किया था। वह आगे बढ़ी और बिना कुछ बोले उसके बगल में बैठ गई, खुद को पहले सवाल के लिए तैयार करने लगी। आप क्या? वह नहीं जानती थी कि इसे कैसे अभिव्यक्त किया जाए। यह सबसे गहन तरीके से सामने आया, लेकिन वह अपने वास्तविक रूप में थालिया का प्रश्न था। डेमियन ने उत्सुकता से देखा। ऐसा नहीं था कि वह नाराज था। उसका प्रश्न अज्ञानता से आया था, निर्णय से नहीं।
थालिया ने डेमियन जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। चाहे वह कितना भी इंसान दिखता हो, उसके लिए उसे एक इंसान के रूप में मानना कठिन था। वह उस प्रकार की शक्ति नहीं थी जो मनुष्य के पास हो सकती थी। एक तरह से वह सही थी। इस शक्ति को संभालने के लिए डेमियन के लिए उसका शरीर इस हद तक बदल गया था कि सिस्टम भी उसकी जाति का निर्धारण नहीं कर सका। और यदि ऐसा न भी हो, तब भी वह मनुष्य से कहीं बढ़कर था। वह दिव्य था। देवत्व अपनी ही एक जाति की तरह था। उस स्तर को प्राप्त करने पर किसी की मूल जाति और जड़ें नहीं बदलेंगी, हालांकि वह जाति हमेशा उनकी दिव्य स्थिति से पहले होगी। वे किसी भी अन्य चीज से पहले देवता और देवता थे। लेकिन थालिया को यह समझाने का कोई तरीका नहीं था। क्या होगा यदि डेमियन ने उसे बताया कि वह एक दिव्य प्राणी है? वह एक ऐसी व्यक्ति के रूप में जिसका विश्वदृष्टिकोण उसके परिवेश से परिभाषित होता था, कभी भी इसे ठीक से समझ नहीं पाएगी। सबसे बुरी स्थिति में वह नाराज हो जाती थी या उसे पूजा के योग्य व्यक्ति के रूप में भी सोचती थी। किसी का भी परिणाम अच्छा नहीं रहा। हालांकि डेमियन को पता था कि इतनी कठोर प्रतिक्रिया भड़काने के बजाय यह उसके दिमाग को खराब कर देगा। इस बिंदु पर उसे दिव्यता समझाने की कोशिश करना अभी भी बेकार था। इस वजह से डेमियन के पास उसके प्रश्न का उत्तर देने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। वह वास्तव में वही राक्षस था जैसा उसने उसे देखा था। यह उस पर निर्भर था कि वह अच्छी बात थी या बुरी। आप किस प्रकार का उत्तर चाहते हैं? यह वह प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी थालिया को अपेक्षा थी। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सुनना चाहती है। एक सच्चा, उसने कहा। वह वहीं बस गई। डेमियन ने सिर हिलाया। वह जो चाहती थी वह कोई अलंकारिक उत्तर नहीं, बल्कि शाब्दिक उत्तर था। उसकी जिज्ञासा उस चीज से उत्पन्न हुई जो उसने देखी थी। वह डेमियन के व्यक्तित्व से पहले से ही परिचित थी। वह उसे उस चीज के अलावा किसी और चीज के रूप में वर्गीकृत नहीं करने जा रही थी जो उसने उसे दिखाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ति बहुत राक्षसी थी। वह वास्तव में सिर्फ यह जानना चाहती थी कि वह क्या था। इसलिए उसने उसे वह उत्तर दिया जो वह चाहती थी। मैं वास्तव में नहीं जानता। मैंने एक इंसान के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बदलता गया, सब बदल गया। इस बिंदु पर मैं उस विनम्र शुरुआत से बहुत दूर हो गया हूं। उस शक्ति के लिए, बल्कि इसके परिणामस्वरूप। अच्छा, ऐसा है। थालिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। फिर अगर मैं आपके स्तर तक पहुंच जाऊं तो क्या मैं तब भी इंसान रहूंगा? मैं यह भी नहीं जानता। यह उस रास्ते पर निर्भर करता है जिसे आप लेने का निर्णय लेते हैं। थालिया ने सोच समझकर सिर हिलाया। वह एक इंसान के तौर पर अपनी जड़ों से काफी जुड़ी हुई नजर आई। जब डेमियन छोटा था तो उसकी क्रूर मानसिकता का मतलब था कि वह सत्ता के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार था, इसलिए नस्ल परिवर्तन उसे हमेशा उत्साहित करता था। इसने उसे शारीरिक रूप से अपनी शक्ति के भार का एहसास कराया। बाद में वह अपनी मानवता से और अधिक जुड़ गया, लेकिन अपनी वास्तविक भौतिक जाति के बारे में उसके विचार नहीं बदले। यह जितना चाहे उतना बदल सकता है। जब तक उसकी मानवता कायम रहेगी, वह इंसान रहेगा। थालिया के लिए उसके पास यही उत्तर था यदि उसने वही प्रश्न अधिक अलंकारिक रूप से पूछा होता, लेकिन वह सहज रूप से इस तर्क को समझ गई और उसे इसे समझाने की आवश्यकता नहीं थी। डेमियन को अब भी समझ नहीं आया कि थालिया उसके पास क्यों आई थी। उसके बाद भी उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उनकी शक्ति कैसे काम करती थी और उन्होंने बराक का उपयोग कैसे किया, इस पर बस कुछ प्रश्न। इसके बाद वह वहीं चुपचाप बैठी रही।
वह मन ही मन कई बातों पर विचार कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से उसने उस पहले उत्तर से इतना अधिक सीखा जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। डेमियन के लिए उसे देखने का उसका तर्क भ्रमित करने वाला था, लेकिन वह उतनी भ्रमित नहीं थी जितना उसने सोचा था। डेमियन को उसके जैसे लोगों की आदत नहीं थी। वह मन में कोई गहरा सवाल लेकर यहाँ नहीं आई थी। उसकी आत्मा में जो जिज्ञासा जलती थी वह उन चीजों के बारे में थी जो वह नहीं जानती थी, और मानवीय भावना इसमें शामिल नहीं थी। हर कोई, चाहे वह कितना भी एकांत क्यों न हो, भावनाओं का अनुभव एक जैसा करता है। थालिया ने अपने मौजूदा ज्ञान के दायरे से परे कुछ देखा जब उसने डेमियन को उरुक से लड़ते देखा। उसने सवाल किया कि क्या वह उस स्तर को हासिल कर सकती है, और उसने सवाल किया कि अगर वह ऐसा करेगी तो क्या होगा। ज्ञान के प्रति उसकी इच्छा अन्य लोगों की तुलना में अधिक व्यावहारिक थी, लेकिन इसका एक ऐसा पहलू जरूर था जो दूसरों को समझ में नहीं आएगा। वह भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। क्या वह जनजाति की मान्यताओं पर सवाल उठा रही थी? क्या वह सोच रही थी कि क्या उसे बर्रख का अधिक लापरवाही से उपयोग करना चाहिए? सबसे पहले वह थी, लेकिन डेमियन ने उसे बताया कि उसके पास जो शक्ति थी उसके परिणामस्वरूप वह बदल गया। वह इसके लिए नहीं बदला। उसी तरह सत्ता के लिए उन्हें बदलना नहीं पड़ा, लेकिन इसके चरम की तलाश करने से बदलाव आएगा। वह इसी तरह का बदलाव चाहती थी। इसलिए जनजाति के तरीकों पर सवाल उठाने के बजाय उसने एक अलग रास्ता अपनाया। मैं तुम्हारे जैसा मजबूत बनूंगा। मुझे यकीन है कि तुम करोगे। यह एक ऐसा बयान था जिसे वह नहीं कह सकती थी यदि वह दिव्यता के बारे में जानती थी, लेकिन अपने भोलेपन के कारण डेमियन को विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है। मैं जनजाति की तकनीकों के साथ वहां पहुंचूंगा। मैं इसे देखने के लिए उत्साहित हूं। उनके बातचीत करने का तरीका कुछ हद तक बदल गया था, लेकिन डेमियन को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें गेहन्ना जनजाति की तकनीकें भी दिलचस्प लगीं और उन्होंने वास्तव में उन्हें सुधारने के लिए स्वयं कुछ काम किया। दरअसल वह जल्द ही वह तरीका थालिया को देने की योजना बना रहा था, लेकिन उसमें यह बदलाव देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया। एक बार जब वह स्वयं इसका पता लगा लेगी तो बहुत देर नहीं होगी। रात सापेक्षिक सन्नाटे में बीती। उस छोटी सी बातचीत के कुछ मिनट बाद थालिया ने डेमियन को अकेला छोड़ दिया और उसे फिर से अकेले आकाश की ओर देखने के लिए छोड़ दिया। डेमियन के लिए यह महज एक गुजरता हुआ पल था, किसी युवा और ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति का वादा था। लेकिन थालिया के लिए यह स्मारकीय था। अंततः उसे एक संकेत मिल गया। इस बारे में एक संकेत कि वह गेहन्ना जनजाति को वर्तमान की तुलना में कैसे ऊपर ले जा सकती है। अध्याय 1466 गेहन्ना 3। इन दिनों एकांतवास एक चलन बन गया है। पहले यह डेरियस और तियामत थे, और अब थालिया भी उनके प्रयास में शामिल हो गए थे। उस दिन डेमियन को छोड़ने के बाद थालिया ने खुद को एक नई प्रेरणा के साथ पाया, जैसी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। जैसे ही उसने उस प्रेरणा पर काम किया, उसने स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का समय खो दिया। थालिया को अपने कबीले की तकनीकों के बारे में जो कुछ भी पता था उसे तोड़ना था और उन्हें जमीनी स्तर से पुनर्निर्माण करना था। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन थालिया की उन तकनीकों की समझ कुछ बड़ों से भी अधिक थी। वह शिकारी थी जो गांव का प्रतिनिधित्व करती थी। अपनी कम उम्र के बावजूद वह सबसे अनुभवी शिकारियों के बराबर खड़ी होने में कामयाब रही और यहाँ तक कि अवसर पर उन्हें दिखाने में भी कामयाब रही। हर एक दिन वह जंगल में जाती थी और हर एक दिन वह और अधिक अनुभवी होती जाती थी।
कबीले की तकनीकों का आधार हथियारों को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके बराक को शुद्ध रूप में परिवर्तित करना और वहां से इसका उपयोग करना था। प्रत्येक शिकारी इस पद्धति की अप्रभाविता को समझता था। हथियार दिन के अंत में केवल तभी बाधा बनेंगे यदि कोई उन पर बहुत अधिक भरोसा करेगा। हालांकि कोई भी बर्रख को आंतरिक रूप से शुद्ध करने का तरीका नहीं खोज पाया था। अगर उनके पास कोई विचार था भी तो उनमें से किसी ने भी इसका प्रयास करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसके लिए कबीले की परंपराओं को तोड़ना होगा। थालिया ने विश्वास नहीं खोया। डेमियन के साथ उसकी बातचीत ने वास्तव में उसे वह विश्वास हासिल करने की इजाजत दी जो उसके पास पहले नहीं था। लेकिन उसने उस विचार प्रक्रिया को भी खो दिया जिसके कारण वह बिना किसी सवाल के उस विश्वास का पालन करती थी। वह उन सवालों को पूछने के लिए तैयार थी जो पूछे जाने की जरूरत थी, और वह चीजें करने के लिए तैयार थी जो उसके विश्वास की खातिर करने की जरूरत थी, भले ही इसके लिए उसे अपने रास्ते से भटकना पड़े। गेहन्ना जनजाति को विकसित होने की आवश्यकता है। वे बहुत लंबे समय से अपनी वर्तमान स्थिति में फंसे हुए थे। एक अकेले आदमी डेमियन को उस खतरे को खत्म करते हुए देखकर, जिसने पीढ़ियों से उनकी पूरी जनजाति को परेशान किया था, थालिया को एहसास हुआ कि वे कितने कमजोर थे। यदि वे अपने शरीर के साथ ऊर्जा का उपयोग कर सकें, यदि उन्होंने उस पद्धति द्वारा प्रदान की जाने वाली बहुमुखी प्रतिभा और शक्ति हासिल कर ली, तो क्या वे कुछ महान नहीं बन जाएंगे? उसके सोचने का तरीका कुछ हद तक अनुभवहीन था, क्योंकि वह अभी-अभी अपनी स्थिर मानसिकता से बाहर निकलना शुरू कर रही थी। हालांकि वह सही रास्ते पर थी। गांव के सभी लोग इसे देख सकते थे। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि वह क्या कर रही है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वे उसे अपने लक्ष्य के लिए लगन से काम करते हुए देख रहे थे। कुछ लोग यह देखने के लिए डेमियन के पास भी गए कि वह क्या जानता है, लेकिन उसने अनभिज्ञता जाहिर की। आखिरकार थालिया का रास्ता उसका अपना था, और वह चुपचाप उसके विकास में योगदान देकर बहुत खुश था। दुर्भाग्य से जब तक उसकी आत्मा वहां थी, उसके पास वास्तविक प्रगति करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कई दिन हो चुके थे। डेमियन का चश्मा निश्चित रूप से भव्य था, लेकिन कोई भी उसके प्रयासों के पीछे के वास्तविक कारण को नहीं भूला। यह अध्याय मूल रूप से N0BJN के माध्यम से साझा किया गया था। गेहन्ना जल्द ही आगंतुकों का स्वागत करेगा। संत ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। जिन युवाओं को दायरे में प्रवेश के लिए चुना गया था, वे 5 दिनों में चले जाएंगे। फिर भी थालिया अपने आवास में बैठी रही। फर्श पर कागज बिखरे हुए थे। समय उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह पहले से ही एक सफलता के करीब थी। यदि वह गेहन्ना से पहले वहां पहुंच सकी, तो क्या यह एक अतिरिक्त लाभ नहीं होगा? जिंदगी चलती रही। यह लगातार संपर्क में रहा। हर किसी के लिए यह एहसास करने का दिन की नियति किस अजीब तरीके से काम करती है। जनजाति से दूर एक छोटे से ज़ेन उद्यान में सन्नाटा छा गया। यह स्थान विचित्र प्रकृति का था। हालांकि यह गांव के भीतर मौजूद था, यह एक ऐसी जगह थी जो गांव के करीब भी नहीं थी। विशाल जंगल में कई जगहें थीं जहां जगह अपने आप में सिमट गई और कनेक्शनों को रास्ता दिया जो किसी को विभिन्न स्थानों पर ले जा सकते थे। जनजाति की भूमि में ऐसी 3 घटनाएं थीं, और ज़ेन उद्यान उनमें से अब तक सबसे सुरक्षित था। यह अपने प्रवेश द्वार और वास्तविक स्थान दोनों में सबसे छिपा हुआ भी था। ज़ेन गार्डन एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए तियामत के लिए ध्यान करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। गांव में चल रहे सभी गोरखधंधे के बारे में सुनने के बाद तियामत कुछ दिनों के लिए एकांत से बाहर आ गई,
लेकिन कुछ भी ध्यान न देने के कारण वह बाद में वापस लौट आई। उसे वास्तव में गेहन्ना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न तो उसे और न ही डेरियस को प्रवेश का अधिकार दिया गया, क्योंकि उनमें से किसी के पास योग्यता नहीं थी। डेरियस इससे निराश थी, लेकिन उसने वास्तव में इसकी परवाह नहीं की। वह स्पष्ट रूप से क्षेत्र के उद्घाटन में भाग लेने जा रही थी, लेकिन उससे पहले के दिनों में वह वही काम जारी रखने की योजना बना रही थी जो वह पिछले वर्ष से कर रही थी। तियामत ने खुद को दुनिया द्वारा निगल जाने दिया। किसी को आश्चर्य हुआ कि वह क्या देखना चाहती थी। अपनी युवावस्था के बाद से तियामत अकेली थी। उसने कभी भी किसी से या किसी चीज से जुड़ाव महसूस नहीं किया। वास्तव में डेमियन से मिलने से पहले उसे जो एहसास हुआ उसकी एकमात्र झलक उस जेल से निकटता थी जिसने उसे 10,000 से अधिक वर्षों तक फंसा रखा था। हालांकि इस दुनिया ने उसे वह एहसास दिया। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। उसके बाद क्या हुआ यह तो वह भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसे इस बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं थी कि वह वास्तव में क्या तलाश रही थी। लेकिन दुनिया इसकी परवाह किए बिना उसे यह मुहैया करा रही थी, जैसे कि वह अपने घर में एक ऐसे बच्चे का स्वागत कर रही हो जिसे वह बहुत लंबे समय से मिस कर रही थी। दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया और उसे उन चीजों को देखने की अनुमति दी जिसे वह कभी नहीं देखना चाहती थी। उनकी शुरुआत स्मृति की काली चमक के रूप में हुई, बस उन टुकड़ों के रूप में जिनका अपने आप में कोई वास्तविक अर्थ नहीं था। हालांकि जब तियामत ने ध्यान केंद्रित किया और खुद को गहराई तक गोता लगाने के लिए प्रयास किया, उन चमकों का विस्तार किसी अवर्णनीय चीज में हो गया। इस विश्व की ऊर्जा ने उसे स्वीकार कर लिया। सहज रूप से उसे लगा कि यह स्थान उसका घर है। आखिर कैसे? वह पहले कभी यहां नहीं आई थी। चाहे वह कितनी भी जल्दी क्यों न गई हो, यह उसकी यादों में मौजूद नहीं था। वे झलकियां एक अलग ही कहानी कहती थीं। उसने खुद को, या यूं कहें कि खुद का एक ऐसा संस्करण देखा जिसे वह नहीं जानती थी। एक अंधेरी रानी, फिर भी एक नवजात शिशु। अकल्पनीय परिस्थितियों से जन्मा एक अविश्वसनीय राक्षस। हकीकत में खोई हुई, अपने ही मन की गहराइयों में फंसी हुई। वहां एक आकृति थी, एक विशाल आकृति जिसका चेहरा वह कभी नहीं देख सकती थी। उस आकृति के बारे में कुछ कुछ परिचित सा लगा। जैसे ही उसका हाथ उसके करीब आया, उसे महसूस हुआ कि कितनी गर्माहट होनी चाहिए थी। ठंडा था, बेहद ठंडा। वह प्राणी मानव नहीं था। वह अस्तित्व जीवित नहीं था। फिर भी यह जीवित था और इसने उसे भयभीत कर दिया। उस अस्तित्व से उसे महसूस हुआ कि प्यार क्या होना चाहिए था, लेकिन यह वास्तव में उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की अवर्णनीय इच्छा थी। उसका अस्तित्व एक बोझ था। उसका अस्तित्व एक आशीर्वाद था। वह क्या थी, एक भी व्यक्ति नहीं जानता था। तियामत ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे दर्द हो रहा था, जैसे उसकी खोपड़ी में हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जितना अधिक उसने देखा, वह उतनी ही अधिक असहज हो गई। वह जो चाहती थी उसे पाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जितना आगे बढ़ती गई, वह वास्तविकता से उतना ही दूर होती गई। अभी तक जितनी कम वास्तविकता महसूस हुई, उतना ही अधिक उसे महसूस हुआ जैसे वह उसे दिखाई गई छवियों के पीछे की सच्चाई देख रही थी। पिछले वर्ष से वह केवल आध्यात्मिक अराजकता का अनुभव कर रही थी। वह अराजकता हाल ही में समाप्त हो रही थी, लेकिन यह अभी भी पूर्वोक्त रूप में दिखाई देती है, यादों और शब्दों का एक समूह जिसमें कोई तुक या तर्क नहीं है। वह इसका निचला भाग देखना चाहती थी, लेकिन अभी के लिए उसे ब्रेक लेना पड़ा।
न केवल अपने मन को शांत करने के लिए बल्कि उस घटना का गवाह बनने के लिए जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। गेहन्ना। अंततः डेमियन और बाकियों के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया था। अध्याय 1467 गेहन्ना 4। गेहन्ना में प्रवेश करने से पहले कई चीजें होनी थीं, लेकिन प्रवेश का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। जनजाति के समारोह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थे। परंपरा से जीने वाले समाज के रूप में वे इसे पूर्ण मानते थे। घटनाएं गेहन्ना के प्रकट होने के दिन से 3 दिन पहले शुरू हुई। सबसे पहले आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए सुरक्षा का अनुरोध करने का एक अनुष्ठान। इसमें पूरा दिन लग गया और इसमें कई आदिवासी नृत्य और अनुष्ठानिक बलिदान शामिल थे, जहां जनजाति के सर्वोत्तम भोजन और शराब को एक वेदी पर जलाया जाता था, जबकि पूरी जनजाति उसके चारों ओर झुकती थी। दूसरे दिन सभी वास्तविक प्रवेशकर्ताओं को एक साथ लाया गया। डेमियन ने अंततः अन्य 20 या उससे अधिक युवाओं को देखा जो उसके और थालिया के साथ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। उन्हें जनजाति के बुजुर्गों द्वारा एक साथ लाया गया और एक दिन के लिए पूजा कराई गई। डेमियन ने कई ऐसी चीजों का अनुभव किया जो उसने पहले नहीं की थी। गेहन्ना लोगों के पास अपने पूर्वजों और जंगल के प्राचीन देवताओं की समानता में कई मूर्तियां बनी थीं। एक बार जब आत्माओं से सुरक्षा का अनुरोध किया गया, तो उन मृतकों को उनकी भावी पीढ़ियों से परिचित कराने के लिए प्रार्थना की गई ताकि वे आत्मा कब्रिस्तान में एक दूसरे को पहचान सकें। और अंततः तीसरे दिन सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। इस अध्याय की शुरुआत की उत्पत्ति का पता N0V3LB1N से लगाया जा सकता है। वे एक दूसरे से संपर्क किए बिना, ध्यान में रहकर और खुद को जंगल से जोड़कर घर के अंदर ही रहे। डेमियन ने इस समय का उपयोग ध्यान करने में भी किया। इस घटना के पीछे का तर्क आदिवासियों के दिलों से वास्तविकता के परीक्षणों और क्लेशों को दूर करना था। जंगल से जुड़ने के लिए ध्यान, खुद को उन आवृत्तियों में समायोजित करने के लिए जिन्हें केवल वे ईथर शक्तियां ही महसूस कर सकती हैं, का अर्थ है निस्वार्थता की स्थिति तक पहुंचना। वह अवस्था व्यक्ति को सत्य के करीब लाती थी। इससे दिल और दिमाग को शांति मिली। डेमियन को जरूरी नहीं कि जंगल से ऐसी चीजें महसूस हों, लेकिन वह उतना शंकित नहीं था जितना वह हुआ करता था। उन्होंने कई अवसरों पर जंगल की आध्यात्मिकता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था क्योंकि उन्होंने स्वयं इसकी खोज की थी। हालांकि जंगल ने उसे स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण से इसने उसे कभी भी वास्तव में इससे जुड़ने की अनुमति नहीं दी। डेमियन को कोई आपत्ति नहीं थी। यह स्पष्ट था कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा उसके साथ किया जा रहा था। कुछ भी हो, गेहन्ना लोग इतने स्वागत करने के कारण अजीब थे। फिर भी जंगल की अस्वीकृति पिछले वर्ष में उनकी समझ की कमी का मुख्य कारण थी। यदि कानून उसे देखने की अनुमति नहीं देता तो वह कानूनों को कैसे समझ सकता था? फिर भी उन्होंने ध्यान किया। भले ही वह बहुत कुछ हासिल न कर सका हो, फिर भी जब तक वह कोशिश करेगा तब तक वह धीरे धीरे प्रगति कर सकता है। रात बीत गई और गांव के सभी लोग परंपराओं में भाग लेने लगे और जब सूरज फिर से क्षितिज पर आया तो सभी लोग फिर से एकत्र हुए। डेमियन और बाकियों को गांव के लोगों की निगाहों और जयकारों के बीच जंगल में ले जाया गया। नवयुवक गौरवान्वित थे। थालिया के चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों में उत्साह को छिपा नहीं सकी। वे बड़ों के मार्गदर्शन के साथ जंगल से होकर ऐसे रास्ते पर चले जहां उन्हें एक भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा जब तक कि वे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक साफ स्थान पर नहीं पहुंच गए। इस स्थान में आध्यात्मिकता की ऐसी आभा थी जिसे डेमियन भी महसूस कर सकता था। यहाँ गेहन्ना तुम्हें गले लगाएगी। बैठ जाओ और ध्यान करो।
संत ने समाशोधन के केंद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। डेमियन और बाकी लोग वहां चले और उसके निर्देशों का पालन किया। एक बार जब वे ध्यान मुद्रा में थे तो संत ने अपनी छड़ी हवा में उठाई और प्राचीन स्वर में जप करना शुरू कर दिया। उसने जिस भाषा का उपयोग किया वह डेमियन द्वारा सीखी गई भाषा से भिन्न थी, लेकिन इसमें एक समानता थी जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उन भाषाओं का पूर्वज था जो वर्तमान युग में मौजूद थीं। यह पूरा गांव उनके पीछे हो लिया था। उन्होंने समाशोधन के चारों ओर एक घेरा बनाया और देखा कि कैसे बुजुर्गों ने संत के पीछे अपनी लाठी उठाई और उनके साथ उनके मंत्रोच्चार में शामिल हो गए। सफेद रोशनी के छोटे बल्ब हवा में सिंहपर्णी की तरह जमीन से उठे और पूरे समाशोधन को सजा दिया। वे प्रकाश गेंदें एक साथ एकत्रित हुईं और ऑरोरस के संग्रह के रूप में नीचे गिरने से पहले आकाश में उड़ गईं, जिसने बादलों को खूबसूरती से रोशन कर दिया। हवा में धुंधली धुंध भर गई, जिससे न केवल दृष्टि बल्कि चेतना भी धुंधली हो गई। डेमियन ने अपनी आंखें बंद रखीं और परिवर्तनों को महसूस किया। वह महसूस कर सकता था कि स्थान अधिकाधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है, एक ऐसे चरम बिंदु पर पहुंच रहा है जहां यह समाशोधन के बीच में बैठे सभी लोगों को निगल जाएगा। यह समय है। कुछ ही सेकंड में वह गहना नामक उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करेगा जहां सेंटेस के अनुसार उसे अपना भाग्य मिलेगा। उसने खुद को परिवहन के लिए तैयार किया, ध्यान में तब तक डूबता रहा जब तक उसे लगा कि उसकी हथेली में कुछ घुस गया है। उसकी आंखें खुली रहीं और उसने सूक्ष्मता से संत के हाथों की हरकत को देखा, साथ ही उनके चेहरे पर मुस्कान। यह कोई खुशी भरी मुस्कान नहीं थी। उस मुस्कुराहट का क्या मतलब था? वह जांचना चाहता था कि उसने उसे क्या दिया है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने खुद को एक स्थानिक संचरण के बीच में फंसा हुआ पाया। उसने अपनी मुट्ठी पकड़ ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि वस्तु बाहर न गिरे, और ऊर्जा को अपने आगोश में लेने दिया। और एक ही क्षण में लगभग पूरी तरह से प्रकाश के उरोरा में छिपा हुआ 20 कुछ व्यक्तियों का समूह गायब हो गया। समाशोधन में सन्नाटा छा गया। आदिवासियों ने संत की ओर देखा, जबकि संत ने आकाश की ओर देखा। वह अपना डंडा धीरे से नीचे लाई और घूम गई। उसके चेहरे पर भाव अब अत्यंत गंभीरता के थे, जो उसने डेमियन और बाकियों को विदा करने वाले भाव से बिल्कुल अलग थे। युद्ध के लिए तैयारी। डेमियन गेहन्ना के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उन्होंने क्षेत्र पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस टोकन को ले लिया जो संत ने उस अंतिम क्षण में उसके हाथ में रखा था और उसकी सामग्री को पढ़ा। आदिवासियों ने अपने हथियार तैयार कर लिए। हालांकि तियामत और डेरियस को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, उन्होंने भी खुद को तैयार किया। उस टोकन पर लिखी बातें बिल्कुल भी ज्ञान की छोटी मोटी बातें नहीं थीं। इस ब्रह्मांड को पवित्र रसातल ब्रह्मांड कहा जाता था। डेमियन जहां से आया था वह ट्रू वॉयड यूनिवर्स था। इस ब्रह्मांड पर डार्क गॉड नामक एक व्यक्ति और सामंती पदानुक्रम प्रणाली में संगठित उसके कमीनों के समूह द्वारा शासन किया गया था। और यह क्षेत्र जहां गेहन्ना जनजाति रहती थी, उस पर एक काउंट का शासन था, एक देवता जो छोटे प्राणियों को चींटियों के रूप में देखता था। ये ऐसे तथ्य थे जिनका उल्लेख बाहर किया जा सकता था। ऐसा क्यों किया? लानत है। जब डेमियन को इसका एहसास हुआ तो वह दहाड़ उठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इस दायरे को तोड़ने और अस्तित्व तक पहुंच के बिना अपने दम पर छोड़ने में सक्षम नहीं था। यह वैसा ही हुआ जैसा संत ने योजना बनाई थी। धिक्कार है। वह केवल यहीं फंसा रह सकता था जैसा कि वह चाहती थी। जब वह गेहन्ना के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी, पूरी जनजाति उसके पीछे थी, तो वह मुस्कुराई।
एक भयानक शत्रु आ रहा था जो अपने साथ जनजाति के लिए एक भयानक भाग्य लेकर आ रहा था। लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने योजना बनाई थी। सभी टुकड़े पूरी तरह से एक पंक्ति में होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, जैसे जैसे वह बड़ी बुराई और करीब आती गई। जब तक इसमें उसका कुछ कहना है, उसका गोत्र नहीं गिरेगा। अध्याय 1468 गेहन्ना 5। व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए बिना यह समझना मुश्किल था कि क्या हुआ था। सेंटेस ने डेमियन के हाथों में बहुत सारी जानकारी छोड़ दी, इस हद तक कि वह मुश्किल से अपने आसपास के बदले हुए माहौल पर ध्यान केंद्रित कर सका। उनके 2 ब्रह्मांडों के नामों के बारे में जानकारी कहीं से भी नहीं आई और टोकन में मौजूद बाकी चीजों में इसका कोई स्थान नहीं था, लेकिन यह एक संकेत था कि सेंटेस की शक्ति क्या हासिल कर सकती है। इसके बाद जो हुआ वह पवित्र एबिस यूनिवर्स के बारे में ज्ञान का एक समूह था। इससे भी अधिक सेंटेस द्वारा देखी गई दुनिया के बारे में ढेर सारी जानकारी। डेमियन को कभी एहसास नहीं हुआ कि सेंटेस कितनी शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति एक ऐसी शक्ति से आई थी जिसे वह देख नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए उसे कम आंकना स्वाभाविक था। डेमियन 1 साल से अधिक समय से गेहन्ना जनजाति में था, लेकिन समय इतनी तेजी से बीत गया कि ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इतना लंबा समय हो गया है। गांव के लोग बहुत अच्छे और स्वागत करने वाले थे और उस माहौल में जहां उसे लगता था कि वह जो चाहे सुरक्षित रूप से कर सकता है, उसकी धारणा धुंधली हो गई। वह पहले ही कानूनों से अलग हो चुका था। जब उन्हें लौकिक कमल खिलाया गया जिससे वास्तविकता के बारे में उनकी जागरूकता कम हो गई, तो प्रभाव केवल कई गुना बढ़ गया। डेमियन के समूह के जनजाति में आने के क्षण से ही सब कुछ सेंटेस की योजनाओं के अनुसार हो गया था। सब कुछ इस तरह से हुआ था कि डेमियन को चीजों पर पुनर्विचार करने का मौका दिए बिना गेहन्ना में ले जाया जाएगा, क्योंकि अगर वह बस बैठ जाता और 1 सेकंड के लिए इसके बारे में सोचता तो उसे स्पष्ट रूप से इस सब में कुछ अजीब लगता। संत को पता था कि जनजाति के लिए कुछ बुरा होने वाला है और वह वास्तव में जानती थी कि यह क्या था। समस्या यह थी कि जिस खतरे का वे सामना कर रहे थे उससे जीतने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसलिए किसी भी संभव तरीके से संत ने नीति को आगे बढ़ाया और उन लोगों को धकेल दिया जिन्हें चौतरफा युद्ध शुरू होने से पहले गेहन्ना को देखने की जरूरत थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी योजना पूर्ण नहीं थी और गेहन्ना में प्रवेश करने वालों को किसी न किसी बिंदु पर बाहर आने की आवश्यकता थी। यही एकमात्र कारण था जिसके बारे में उसने डेमियन को सूचित किया। गिनती, विशेष रूप से वेरेक्स की गणना करें। उसने पवित्र एबिस यूनिवर्स के इस क्षेत्र पर शासन किया और डार्क गॉड की कमान के तहत 32 काउंट्स में से एक था। उनमें से कोई भी विशेष रूप से अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन काउंट वेरेक्स की प्रतिष्ठा विदेशी नस्लमानकों के हिसाब से भी खराब थी। वह अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए जाना जाता था और सत्ता के लालच ने उसे कुछ भी और सब कुछ बलिदान करने की अनुमति दी। गेहन्ना जनजाति की पिछले दिनों उससे मुठभेड़ हुई थी, या बल्कि संत ने किया। तब से वह जानती थी कि वह एक दिन उसके सामने आएगा, क्योंकि वह व्यक्ति उसकी मृत्यु लेकर आएगा। वह जानती थी कि वह गेहन्ना के भीतर मौजूद मुकुट के प्रति कितना लालायित था। वह उसे इसकी अनुमति नहीं दे सकती थी और वह उसे अपने आदिवासियों के भाग्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। ऐसे में उसने केवल डेमियन को ही इसकी जानकारी दी। वैसे भी जो पहले से ही हो रहा था उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। डेमियन ने स्पष्ट रूप से प्रवेश द्वार पर एक बड़ा दृश्य बनाया जब उसने सब कुछ तोड़ दिया। प्रस्तुत की गई जानकारी और जिस तरह से सेंटेस ने इसे प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जिस तरह से गेहन्ना ने उसके मन में भ्रम को दूर किया,
डेमियन यह सब एक साथ रखने में सक्षम था। संत ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। उसने अपने वंश का अंत देखा था और उसने डेमियन को पिछली पीढ़ी में पैदा हुई सबसे मूल्यवान प्रतिभाओं की रक्षा करने का काम सौंपा था, ताकि जनजाति की विरासत आसानी से न गिरे। डेमियन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। मुझे इसका एहसास पहले ही हो जाना चाहिए था। डेमियन के मन में गहना जनजाति के प्रति बेहद सकारात्मक भावनाएं थीं। उन्होंने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके साथ परिवार की तरह व्यवहार किया, उसे अपने परिवार में से एक के रूप में स्वीकार किया। हालांकि वह वास्तव में थालिया सहित किसी के करीब नहीं आया। क्या संत उसे उनके भाग्य में भावनात्मक रूप से निवेशित होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे? क्या वह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी? यदि वह थी तो वह असफल रही, क्योंकि बदले में कुछ भी मांगे बिना उसने जो चीजें उसके लिए की वह उसका अत्यधिक सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त थीं। केंद्र। डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लंबी गहरी सांसें लीं और वह सारी नई जानकारी व्यवस्थित की जो उसने अभी सीखी थी। उसने अपनी इंद्रियों को आसपास फैलाया और पूरी तरह शांत हो गया। इस अवस्था में ही वह कुछ सार्थक कर पाएगा। ठीक है। उन्होंने संकलित तथ्यों को केवल उन चीजों में समेट दिया जिन पर उन्हें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। एक देवता उनकी मृत्यु के साथ जनजाति के पास आ रहा था और यह क्षेत्र उसका लक्ष्य था। वह गेहन्ना को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकता था। जो कुछ भी पूरा करने के लिए संत ने उसे यहाँ भेजा था उसे पूरा किए बिना नहीं, लेकिन उसे जल्द ही छोड़ना पड़ा ताकि वह जनजाति को उनके विनाश से बचा सके। संत शायद इस पल के लिए बहुत लंबे समय से योजना बना रहे थे, लेकिन डेमियन के लिए सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। गेहन्ना खुलने तक जीवन शांत था। अगर इस सब के बारे में कुछ भी था जो सबसे अलग था, तो वह यह था कि सेंटेस वास्तव में अपने नुकीले दांतों को छिपाना जानती थी। केंद्र। डेमियन ने अपनी इंद्रियों को आसपास के परिवेश पर केंद्रित रखा। उसने तुरंत उन दोनों ब्रह्मांडों की तुलना में अंतर महसूस किया जहां वह था। कानून अराजक हैं। इस स्थान का अपना अनोखा कानून रूप भी था, जिसका अर्थ था यहां समय भी अलग है। डेमियन के आसपास कोई और नहीं था। स्थानिक प्रसारण के दौरान सभी प्रतिभाएं अलग हो गईं, जिससे डेमियन को बिना किसी चिंता के कार्य करने की अनुमति मिली। वह जहां था वहीं बैठ गया, इस क्षेत्र को सुरक्षित मानते हुए और समय के विस्तार को समझते हुए तुरंत काम पर चला गया। समय बीतता गया और उसे इसका प्रवाह महसूस हुआ। उन्होंने इसकी तुलना ट्रू वॉयड यूनिवर्स से जो कुछ उन्होंने सीखा था उससे की और उन्होंने इसकी तुलना पवित्र एबिस यूनिवर्स में जो कुछ सीखा उससे किया। अंत में वह मोटे तौर पर कुछ चीजें निर्धारित करने में सक्षम था। अच्छी बात है। वास्तव में बहुत अच्छा। वह जो बता सका उसके अनुसार बाहर बिताए गए हर घंटे के लिए उसके पास कम से कम कुछ महीने थे। पवित्र एबिस यूनिवर्स के समय नियमों से जुड़े बिना पूरी तरह से सटीक तस्वीर प्राप्त करना उनके लिए कठिन था, लेकिन उनका मोटा अनुमान पर्याप्त था। मेरे पास लगभग 1 साल का समय है। वह नहीं जानता था कि काउंट जनजाति में कब पहुंचेगा, लेकिन वह जानता था कि एक बार जब भगवान ने कार्रवाई की तो वे अधिकतम कुछ सेकंड से अधिक नहीं टिक पाएंगे। सेंटेस द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार काउंट वेरिक्स का व्यक्तित्व बेहद अहंकारी था। डेमियन जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलने वाला था, लेकिन सबसे खराब स्थिति में जहां वह समय पर नहीं पहुंच सका, उसे काउंट के अहंकार पर अपनी उम्मीदें रखनी पड़ी और प्रार्थना करनी पड़ी कि वह कमजोर सेना भेजेगा डेमियन को कुछ समय देते हुए पहले हमला करना। उसके दिमाग में सब कुछ ठीक से पच गया था।
आखिरकार डेमियन को चारों ओर देखने और वास्तव में यह देखने का मौका मिला कि वह कहाँ है। चाहे बाहर की स्थिति कितनी भी जरूरी क्यों न हो, उसे इसे अपने दिमाग से निकालना होगा। इससे पहले कि वह इस बारे में चिंता कर पाता, उसे यहां से निकलना पड़ा। और यहां से निकलने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह पता लगाना था कि नीति के बारे में इस सारे उपद्रव का वास्तव में क्या मतलब है। अध्याय 1469 गेहन्ना 6। डेमियन अभी जंगल में नहीं था। वह ऐसी जगह पर नहीं था जहां पहली नजर में ऐसा लगे कि इसे किसी गुप्त क्षेत्र में होना चाहिए। वह पत्थरों से बने एक रास्ते के बीच में था जो दोनों दिशाओं में कई दसियों मीटर तक फैला हुआ था। दूरी में उसे एक विशाल मेहराब दिखाई दे रहा था जो किसी शहर के प्रवेश द्वार जैसा लग रहा था। उसके पीछे बहुत कुछ नहीं था, लेकिन रास्ते से कम ऐसा लग रहा था जैसे दूर में भी देखने लायक कुछ है। यदि यह रास्ता लोगों से भरा होता तो यह बाहरी दुनिया से अलग नहीं दिखता, जैसे जीवन से भरे किसी हलचल भरे मेट्रोप्लेक्स की ओर जाने वाला रास्ता। हालांकि यह रास्ता धुंध के अलावा किसी और चीज से भरा नहीं था। सफेद कोहरा अत्यधिक प्रचलित था, किसी भी अन्य की तुलना में अधिक प्रचलित था। यह एक परत के रूप में अस्तित्व में था जो जमीन से रेंगता हुआ आकाश में चला गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसने दृष्टि या धारणा को अवरुद्ध नहीं किया। इसने वास्तव में डेमियन की आंखों को दूर तक देखने में सक्षम बनाया, और इसने उसके दिमाग को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट कर दिया, जिससे उसे उस स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिली जिसमें उसने अचानक खुद को पाया था। मेरी जागरूकता बहुत दूर तक नहीं फैली है। मुझे लगता है कि मुझे सक्रिय रूप से दूसरों की तलाश छोड़नी होगी। डेमियन ने एक हद तक संतेस की इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया था। वह उसके बच्चों की रक्षा करेगा, लेकिन वह उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। ऐसा ठीक से करने के लिए वह टीम बनाना चाहता था और उनके साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि यह पता लगाना अभी तक संभव नहीं था कि वह कहाँ था, इसलिए उसे उन्हें ढूंढना भी छोड़ना पड़ा। सौभाग्य से मैं इस क्षेत्र के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत जानता हूँ। गेहन्ना के भीतर दो प्रकार के प्राणी थे, अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं। अच्छी आत्माएं आमतौर पर कबीले के पूर्वज और मानव नायक होते थे। जंगल के पूर्वज भी मुख्यतः अच्छे प्राणी थे, तथापि कोई निश्चित नहीं हो सकता। उनमें से कुछ का व्यक्तित्व पेचीदा था और कुछ बुराई की सीमा पर लड़खड़ा रहे थे, जिससे उनके कार्य और व्यक्तित्व अराजक हो गए थे। जहां तक उन लोगों की बात है जो पूरी तरह से बुराई के पक्ष में थे, उनका कोई एक विशिष्ट रूप नहीं था। वे स्पष्ट रूप से नीच थे। यह जानना जरूरी था कि गेहन्ना जनजाति आत्माओं से निपटना नहीं जानती थी। वे सभी आकृतियों और आकारों में आए, दुनिया में मौजूद सभी जातियों में, लेकिन उन सभी में एक चीज समान थी। वे स्पष्ट रूप से नीच थे। यह जानना जरूरी था कि गेहन्ना जनजाति आत्माओं से निपटना नहीं जानती थी। किसी ने भी इन दुष्ट आत्माओं को गेहन्ना में नहीं डाला। नहीं, पवित्र एबिस यूनिवर्स ने उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए मजबूर किया क्योंकि उनके पाप बहुत भारी थे। वे ऐसे लोग थे जिन्हें पुनर्जन्म चक्र में बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उनकी बुराई इतनी शक्तिशाली थी कि इस ब्रह्मांड के संसार चक्र से उसे साफ नहीं किया जा सकता था। डेमियन नहीं चाहता था कि अन्य लोग उन बुरी आत्माओं के प्रलोभन में पड़े। समस्या यह थी कि उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि ऐसे शक्तिशाली प्राणियों का विरोध कर सके। नहीं, मेरी सोच गलत है। यह स्थान वैसा काम नहीं करता जैसा डेमियन किसी अन्य दुनिया में गया था। यहाँ ताकत उतनी मायने नहीं रखती जितनी इच्छा शक्ति। यदि जनजाति के युवाओं में उचित मानसिक प्रवृत्ति होती तो वे अपने नियंत्रण से परे ताकतों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा
यह क्षेत्र गेहन्ना जनजाति का पक्षधर है। यह स्थान उन्हीं का नाम था। उनका इसके साथ एक शाश्वत संबंध था जिसे कोई भी दोहरा नहीं सका। यही कारण था कि दायरे में प्रवेश करने से पहले काउंट वेरिक्स उन पर हमला कर रहा था। जनजाति के युवाओं के साथ कुछ भी भयानक घटित होने से पहले संभवतः उनके पूर्वज उनसे मिलेंगे। भले ही उन पूर्वजों ने उन्हें अपने अवसरों के योग्य नहीं पाया, लेकिन कम से कम उन्होंने उन्हें बुरी आत्माओं द्वारा छूने नहीं दिया। मुझे लगता है कि तब मैं अपने आप में अकेला हूं। डेमियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। उसे इसकी आदत थी। साथ ही यह संभवतः बेहतरी के लिए था। मैं यहां गेहन्ना के पूर्वजों से मिलने नहीं आया हूं। यदि वह होता तो संत ने यह सुनिश्चित किया होता कि वह पूर्वजों को उससे मिलने का कारण दे। मैं यहां पूरी तरह से किसी और चीज के लिए हूं। डेमियन दूर स्थित मेहराब की ओर चलने लगा। यह सीखना कठिन था कि बिना किसी सुराग के ऐसे परित्यक्त स्थान पर क्या करना है। वह जानता था कि गेहन्ना युवकों का क्या होगा, लेकिन इससे उसे क्या फर्क पड़ता था। थालिया शायद पहले से ही एक भाग्यशाली अवसर का सामना कर रही थी, जबकि बाकी जल्द ही वैसा ही होगा। हालांकि उसे बस चलना था। आज अपेक्षा से अधिक निकट था। वह 5 मिनट के भीतर वहां पहुंच गया, और जैसे ही वह वहां से गुजरा, उसने अपने आप को एक बड़े मैदान में पाया जिसके किनारे पर कई मूर्तियां थीं। बीच में एक फव्वारा था जिसके साथ एक ड्रैगन की विशाल मूर्ति थी। इसकी आंखें माणिक से बनी थीं, और इसके हर पैमाने को बारीकी से रेखांकित और विस्तृत किया गया था, जिससे मूर्ति ऐसी लगती थी जैसे यह जीवन शक्ति से भरी हो। ढीला-ढाला पत्थरों वाला रास्ता एक संगठित भूरे ईंट की संरचना में बदल गया जिसने किसी का भी ध्यान केंद्रीय आकृति की ओर आकर्षित किया। प्लाजा के आसपास कुछ भी नहीं था। धुंध एक बार फिर अंदर आई और परिधि को छाया दिया, जिससे ऐसा लगने लगा जैसे इस जगह के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। डेमियन ने फर्श को ध्यान से देखा, लेकिन उसे इसके भीतर कोई तंत्र नहीं दिखा। उसके पास घूमने और कुछ और तलाशने का विकल्प था, लेकिन उसकी ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। इस स्थान के बारे में संत ने जो कुछ भी कहा वह नीति से जुड़ा था, वह गूढ़ शक्ति जो सभी जीवित चीजों पर रहस्यमय तरीके से काम करती थी। यदि डेमियन यहाँ प्रकट हुआ तो उसका यही होना था। वह सावधानी से ड्रैगन की मूर्ति के पास पहुंचा और उसकी रत्नमय आंखों में घूरने लगा। वह भीतर किसी प्रकार की चमक देख सकता था, भले ही गहनों को प्रतिबिंबित करने के लिए कोई सूरज की रोशनी नहीं थी। क्या आप जीवित हैं? उससे बात करना उसे मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन इस ब्रह्मांड में अजीब प्राणियों की कमी नहीं थी। यह अजीब नहीं होगा अगर मूर्ति में भावना हो। डेमियन को उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं, जिससे पता चला कि यहाँ कुछ है। वह प्रतिमा के नीचे घूमता रहा और उसे हर तरफ से देखता रहा। मैंने पहले कभी इस तरह का अजगर नहीं देखा। डेमियन ड्रैगन के लिए कोई अजनबी नहीं था। उसने उन्हें हर आकार या रूप में देखा था जो वे एज़्योर ड्रैगन की यादों के माध्यम से आए थे। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने देखा हो। लाल आंखों वाला एक काला अजगर। यह एक सामान्य आदर्श था, लेकिन इसमें एक विशेष आकार का स्केल पैटर्न था जो उड़ने वाले जानवर की तुलना में मछली की तरह अधिक दिखता था। क्या मैं इसे छू सकता हूं? या? डेमियन बीच में मूर्ति से दूर चला गया और आसपास के लोगों की ओर देखा। अधिक काल्पनिक जानवर। किसी में भी किसी दूसरे से समानता नहीं थी, और एक भी ऐसा नहीं दिखता था जो सच्चे शून्य ब्रह्मांड में मौजूद था। और वे सभी उसे उन रत्नमय आंखों से देख रहे थे, निष्प्राण फिर भी आत्मा से भरे हुए। सुंदर सफेद धुंध में एक धुंधला लाल आभामंडल भरने लगा।
फिर भी सफेद धुंध भी बढ़ी। ऐसा लगा जैसे इस प्लाजा में एक तमाशा शुरू होने वाला है जिसके केंद्र में डेमियन है। नहीं, तमाशा गलत शब्द है। यह आभा है। डेमियन इससे बहुत परिचित था। जब तक डेमियन जीवित था, ग्रैंड हेवन सीमा की संपूर्णता इससे जुड़ी हुई थी। इस अध्याय के प्रकाशन की शुरुआत N0V 3 पाउंड 11 N से जुड़ी हुई है। यह युद्ध की आभा थी, कुछ ऐसा जो तभी प्रकट हो सकता था जब किसी स्थान पर कम से कम दसियों सहस्राब्दियों से खूनी नरसंहार होता रहा हो। मेरे भाग्य की शुरुआत। डेमियन ने देखा कि मूर्तियां जीवंत हो उठीं। उसकी आंखों के सामने एक चित्र चित्रित हो गया, जहां वह देख सकता था कि ये मूर्तियां किसकी हुआ करती थीं। और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसके भाग्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। शुरुआत हमेशा की तरह युद्ध है। अध्याय 1470 गेहन्ना 7। युद्ध। यह कुछ ऐसा था जिसका डेमियन लंबे समय से आदी था, लेकिन यह एक ऐसा रूप था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। उसके चारों ओर एक भ्रम पैदा हो गया। वह उसकी चपेट में आ गया और उसका शरीर दूसरे शरीर में बदल गया। डेमियन को एक ऐसे स्थान पर भेजा गया था जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र के समान था, और वहां उसका सामना दो अलग अलग सेनाओं से हुआ और वे घिरे हुए थे। एक सभी प्रकार के ड्रैगन से बना था। यह वह समूह था जिसके साथ वह था। जहां तक दुश्मनों की बात है, वे विभिन्न प्रकार के पौराणिक जीव थे जिनमें किलिन, ड्रायड और इनके बीच की सभी चीजें शामिल थीं। उनमें द्वेष की आभा झलक रही थी, जो ड्रैगन के प्रति उनकी नफरत का स्पष्ट संकेत था। और ड्रैगन खुद को अटल मानते हुए पूर्ण गर्व से भरे हुए थे। डेमियन को स्थिति को पूरी तरह से समझने का मौका मिलने से पहले ही युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और तुरंत ही दोनों तरफ मौतें सामने आईं। आह! इन सब के बीच में खड़े होकर डेमियन को अचानक अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने एक अजगर को गिरते हुए देखा। उसे उस अजगर का नाम याद आ गया और उसे एक अच्छे दोस्त को खोने का दुख महसूस हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। सोचने में एक सेकंड भी न लगाते हुए वह युद्ध में अपने साथियों के साथ शामिल हो गया और उस दुश्मन को मार डाला जिसकी उसे पहचान भी नहीं थी। और उसने मार डाला। उसके पंजे जो कभी केवल शांतिपूर्वक पृथ्वी पर चलने के लिए उपयोग किए जाते थे, वे हथियार बन गए जो सैकड़ों लोगों का खून बहाते थे। उसका मावा, जो केवल खाता और बोलता था, लोहे के स्वाद से गीला हो गया था, एक घृणित स्वाद जो आसानी से लत बन गया। वह वास्तव में एक पावर हाउस थे। उसने पहले कभी हत्या नहीं की थी, लेकिन जब उसे युद्ध के मैदान में ले जाया गया तो उसके जीवन का असली उद्देश्य सबके सामने आ गया। फिर भी गिरने वाले प्रत्येक अजगर के साथ उसका क्रोध और भी गहरा हो गया। अब उसका शत्रु पक्ष के साथ व्यक्तिगत झगड़ा हो गया था। वह अपने आप को उस जानवर के भीतर पहचानने में असमर्थ था जिसके पास वह था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। वह केवल एक अकेला अजगर था जो बिना किसी योजना के लापरवाही से आक्रमण कर रहा था। वह जितने चाहे दुश्मनों को मार सकता था, लेकिन उसके साथी मरते रहेंगे, जैसा उन्होंने किया। जो ड्रैगन कभी खुद को अजेय समझते थे, वे एक के बाद एक मारे गए। जैसे जैसे वे लड़ते रहे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी संख्या कैसे कम हो गई है। डेमियन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। उसका उबलता हुआ क्रोध ही उसे परिभाषित करने वाली एकमात्र चीज थी। इसके मार्गदर्शन में उसने शत्रु रेखा के पूरे रास्ते में अपना सफाया कर दिया और दूसरी ओर से बाहर आ गया, जबकि उसके सामने एक भी व्यक्ति नहीं था। तब जाकर उनकी आंखें सामान्य हुईं।
तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला बचा है। यह यह कितना समय था? युद्ध का मैदान बहुत दूर चला गया था। उसका युवा शरीर, जिसने कभी युद्ध का स्वाद नहीं चखा था, अब इसके लिए तैयार हो चुका था। पिछली लड़ाइयों के घावों और घावों से ढका हुआ था। वह अब केवल एक युवा अजगर नहीं रह गया था। वह बूढ़ा हो गया था, अपने जीवन के अंत के करीब था, और फिर भी उसका क्रोध अभी अभी कम हुआ था। उसने भावनाओं में डूबकर कितना समय बिताया, वह भी नहीं बता सका, लेकिन उसके शरीर और दिमाग के संकेतों से वह पहले से कम कई दसियों हजार वर्षों से बदला लेने के अंधे रास्ते पर था। उसकी आंखें आसपास घूम रही थीं, जिससे उसका भ्रम स्पष्ट रूप से दिख रहा था। वह चारों ओर से घिरा हुआ था। मूर्तियों के जानवर उसके माध्यम से ड्रैगन रेस की विरासत को समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। वह अपने ही बनाए पिंजरे में फंस गया था, और जब वह पिंजरे में इधर उधर भागता रहा तो कोई भी बुद्धिमान नहीं था। उसके दुश्मनों ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे भागने का मौका दिए बिना ही छोड़ दिया। यदि वह समझदारी से आगे बढ़ा होता, यदि उन्होंने अपने साथियों को एकजुट किया होता और साथ मिलकर काम किया होता, क्या ड्रैगन गिर गए होंगे? वे यहाँ अन्य सभी से ऊपर महान प्राणी थे, परंतु उनके अभिमान के कारण, उनके अहंकार के कारण और उनकी अधीरता के कारण वह अकेला ही बचा था। जलती हुई लाल आंखों वाला एक अकेला काला अजगर, उसके व्यर्थ क्रोध का एक भौतिक अनुस्मारक। वह व्यर्थ क्रोध जो उनके निधन और ड्रैगन रेस के विलुप्त होने का कारण बना। दृश्य रुक गया। हाँ, हाँ, हाँ। केवल डेमियन की कठोर सांसें बची रहीं, बाकी सभी ध्वनियां अस्तित्व से गायब हो गईं। उसने अपने चारों ओर वध का दृश्य देखा। आप मुझे जो संदेश दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? जैसे ही वह अपने होश में आया और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा, उसकी सच्ची बुद्धिमत्ता ने उसे यह एहसास कराया कि इस जगह का उद्देश्य क्या था। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। त्रासदी सबसे प्राचीन अवधारणाओं में से एक थी। चाहे वे प्राणी हों जो समय की शुरुआत में अस्तित्व में थे या वे जो भविष्य में अस्तित्व में आएंगे, हर किसी को समान त्रासदी का अनुभव होगा। डेमियन इस नियम का अपवाद नहीं था। उन्होंने एक भाग्यशाली जीवन जिया था। अपने संघर्षों के बावजूद वह हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से उन पर काबू पाने की शक्ति हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन उन्हें त्रासदी का भी अनुभव होगा, और उन्हें इस अवधारणा के स्थायित्व को स्वीकार करना होगा। यही कारण था कि उन्हें इस युद्ध का अनुभव कराया गया। इसलिए वह खुद की पुष्टि करेगा और समय आने पर खुद को नहीं खोएगा। डेमियन जिस शक्ति में आ रहा था वह उसकी भावनाओं में भारी उतार चढ़ाव के लिए बहुत अधिक थी। एक बार जब वह वास्तव में अस्तित्व के साथ एक हो जाता है और उससे आगे निकल जाता है, तो अस्तित्व उसके आचरण में थोड़े से बदलाव के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे उसे यह पसंद हो या नहीं। यह एक युद्ध था जिसे डेमियन ने देखा और उसमें भाग लिया, क्रूर और क्षण भर के निर्णयों से भरा हुआ, जिसे कभी कभी कठोर और अनियमित होना पड़ता था। उस माहौल में ही उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के वास्तविक परिणामों के बारे में जाना। उन्हें खुद को स्थिर रखना था। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे उसे कुछ भी अनुभव हुआ हो, वह दबाव के आगे झुक नहीं सका। शांति। यह एक युद्ध था जिसे डेमियन ने देखा और उसमें भाग लिया, क्रूर और क्षण भर के निर्णयों से भरा हुआ, जिसे कभी कभी कठोर और अनियमित होना पड़ता था। उस माहौल में ही उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के वास्तविक परिणामों के बारे में जाना। और जैसे ही वह इससे बाहर आया, अब वह उन पर शासन करने के महत्व को पहले से कहीं अधिक गहराई से समझने लगा। डेमियन आमतौर पर ऐसा करने में आश्वस्त था, लेकिन हाल ही में वह डगमगा रहा था। यह स्वाभाविक रूप से उनके पिता के कारण था।
वह जानता था कि दांते बहुत पहले से ही बुरी स्थिति में था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह कितनी गंभीर थी, वह बहुत उत्तेजित हो गया था। वह गतियों से गुजर रहा था, जीवन को इस तरह से जी रहा था कि संत आसानी से उसकी धारणा में हेरफेर करने में सक्षम थे। वह अब ऐसा नहीं कर सका। चाहे बाहर कुछ भी हो, यहाँ से निकलते समय उसने जो कुछ भी देखा, उसे शांत रहना था। यही वह सबक था जिसे उन्होंने आत्मसात कर लिया। और जैसे ही उसने किया, इस युद्ध क्षेत्र का उद्देश्य गायब हो गया। उसके आसपास के महान प्राणी फीके पड़ने लगे, उनके भाव अब गर्म मुस्कुराहट में बदल गए, जो उनके कटे हुए जानवरों के चेहरे पर भी दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि वे युद्ध के मैदान में दुश्मन रहे हों, लेकिन उस लड़ाई को समाप्त हुए बहुत बहुत लंबा समय हो गया था। उन्हें अब वह गरम भावना महसूस नहीं हुई जिसने उन्हें पहले स्थान पर अलग होने के लिए मजबूर किया था। अब यहाँ उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वे अंततः आराम की ओर लौट सकते हैं। वे अतीत के उसी क्षण को बार बार दोहराकर थक गए थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके जिसके लिए उनका युद्ध करना था। डेमियन के आगमन ने इसे बदल दिया। वे अंततः गेहन्ना की शांति का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थे क्योंकि वे शेष अनंत काल तक जीवित रहे। और डेमियन भी आजाद था। जब प्राचीन आत्माएं चली गईं, तो धुंध ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। अब उसके लिए यह देखने का समय आ गया था कि इस जगह में और क्या रखा है।